नमस्कार साथियों, विजडम विद बलराम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली सल्तनत को हमने पिछले 15 क्लासेस यानी कुल 3.5 घंटे समय लगाकर अच्छे से कवर किया। आज की इस क्लास 16 में हम दिल्ली सल्तनत के बहुत ही महत्वपूर्ण 140 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जहां हम मुख्य रूप से 5 राजवंशों को पढ़ेंगे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। साथ ही हम दिल्ली सल्तनत के प्रशासन और वास्तुकला को भी समझेंगे। तो विद्यार्थियों, पूरी एकाग्रता के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए गेम चेंजर साबित होगी। चलिए दोस्त, करते हैं हमारा पार्ट 1, गुलाम वंश, जिसे अंग्रेजी में स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। इस भाग में हम टॉप 20 वन लाइनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। प्रश्न संख्या 1, गुलाम वंश या मामलुक राजवंश की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है, गुलाम वंश की स्थापना कुतुब उद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। अब आते हैं प्रश्न 2 पर। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? विद्यार्थियों, इसका उत्तर है इल्तुतमिश। ऐबक ने स्थापना तो की, लेकिन इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि उसने ही अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। प्रश्न 3, किस शासक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता था? उत्तर है कुतुब उद्दीन ऐबक। उसकी अत्यधिक उदारता के कारण ही उसे ये नाम मिला था। प्रश्न 4, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किस शासक ने पूरा करवाया था? साथियों, याद रखिएगा, कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत ऐबक ने की थी, लेकिन इसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। मैम, अब आप गाड़ी को आगे बढ़ाएं। जी। 5वीं प्रश्न, चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? उत्तर है कुतुब उद्दीन ऐबक। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय ये हादसा हुआ था। प्रश्न 6, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? इसका ऐतिहासिक उत्तर है रजिया सुल्तान। प्रश्न 7, इल्तुतमिश द्वारा गठित 40 तुर्क सरदारों के दल को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है तुर्कान चहलगानी या चालीसा दल। ये 40 वफादार तुर्क सरदारों का एक मजबूत समूह था। प्रश्न 8, प्रसिद्ध इक्ता प्रथा की शुरुआत किस सुल्तान ने की थी? उत्तर है इल्तुतमिश। इस प्रथा में साम्राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता था और नकद वेतन की जगह भूमि दी जाती थी। प्रश्न 9, चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्के चलाने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? उत्तर है इल्तुतमिश। वह शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला शासक था। प्रश्न 10, रजिया सुल्तान की हत्या 1240 ईस्वी में किस स्थान पर हुई थी? उत्तर है रजिया की हत्या डाकुओं द्वारा कैथल, जो कि आज के हरियाणा में है, वहां कर दी गई थी। प्रश्न 11, लौह एवं रक्त यानी ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? उत्तर है गयासुद्दीन बलबन। उसने विरोधियों का कठोरता से दमन करने के लिए ये नीति अपनाई। प्रश्न 12, तुर्कान चहलगानी या चालीसा दल को किसने पूरी तरह समाप्त कर दिया था? उत्तर है बलबन ने। सुल्तान की शक्ति को सर्वोपरि बनाने के लिए उसने इस दल को खत्म कर दिया। प्रश्न 13, सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? उत्तर है गयासुद्दीन बलबन। राज दरबार में अनुशासन के लिए उसने सिजदा यानी सिर झुकाना और पैबोस यानी पांव चूमने की प्रथा शुरू की। प्रश्न 14, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को भारत में किसने शुरू किया था? उत्तर है बलबन ने। यह नए साल का त्योहार था। प्रश्न 15, बलबन ने स्वयं को कौन सी उपाधि दी थी जिसका अर्थ ईश्वर की छाया होता है? उत्तर है जिल्ले इलाही। प्रश्न 16, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? साथियों, इन दोनों प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्रमशः दिल्ली और अजमेर में करवाया था। प्रश्न 17, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान किसके शासनकाल में सिंध नदी के तट तक आया था? उत्तर है
इल्तुतमिश के शासनकाल में वो जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं तक आ गया था। प्रश्न 18। बलबन के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध फारसी कवि कौन थे जिन्हें भारत का तोता कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर है अमीर खुसरो, जिन्हें तूतीए हिंद भी कहा जाता है। प्रश्न 19। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ जिसे इल्तुतमिश ने युद्ध में हराया था? उत्तर है ऐबक का अयोग्य पुत्र आराम शाह, जिसे हराकर इल्तुतमिश ने गद्दी प्राप्त की थी। प्रश्न 20। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर है कैकुबाद का पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स। ये अंतिम शासक था जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी थी। गुलाम वंश के पतन के बाद दिल्ली की गद्दी पर एक नए वंश का परचम लहराया। ये है हमारा पार्ट 2, खिलजी वंश। प्रश्न 21। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में। यह दिल्ली सल्तनत का दूसरा प्रमुख राजवंश था। प्रश्न 22। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? उत्तर है अली गुरशास्प। उसे जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद भी कहा जाता था। प्रश्न 23। दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने एक विशाल स्थायी सेना रखी और सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। इससे पहले इक्ता प्रणाली थी, लेकिन इसने नकद वेतन शुरू किया। प्रश्न 24। सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए अलाउद्दीन ने कौन सी नई प्रथा शुरू की? उत्तर है घोड़े दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा। जैसे आज स्कूल और ऑफिस में आईडी कार्ड होता है, वैसे ही ये हुलिया प्रथा थी, ताकि कोई सैनिक अपनी जगह किसी और को ना भेज सके। प्रश्न 25। बाजार नियंत्रण प्रणाली को कड़ाई से लागू करने वाला सुल्तान कौन था? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। उसने वस्तुओं की कीमतें तय कर दी थीं, ताकि सेना का खर्च कम रहे। प्रश्न 26। अलाई दरवाजा और सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। प्रश्न 27। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने अपने किस प्रमुख सेनापति को भेजा था? उत्तर है मलिक काफूर को। उसने देवगिरी, वारंगल और मदुरई तक विजय प्राप्त की थी। प्रश्न 28। इतिहास में 1000 दीनारी के नाम से किस सेनापति को जाना जाता था? उत्तर है मलिक काफूर को, क्योंकि अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खां ने उसे गुजरात अभियान के दौरान 1000 दीनार में खरीदा था। प्रश्न 29। विश्व विजय का स्वप्न देखने वाले अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? उत्तर है सिकंदर सानी, अर्थात द्वितीय सिकंदर। प्रश्न 30। दिल्ली के किस सुल्तान ने चराई कर और घरी कर नामक 2 नए कर लगाए थे? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। चराई कर दुधारू पशुओं पर और घरी कर घरों या झोपड़ियों पर लगाया जाता था। प्रश्न 31। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। साथियों, अमीर खुसरो को सितार और तबला का जनक भी माना जाता है। प्रश्न 32। राजस्व विभाग के लिए दीवान मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका मुख्य उद्देश्य बकाया लगान की वसूली और भ्रष्टाचार को रोकना था। प्रश्न 33। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध चित्तौड़ अभियान जो 1303 ईस्वी में हुआ, उस समय वहां के राजपूत शासक कौन थे? उत्तर है राणा रतन सिंह। इसी अभियान के साथ रानी पद्मावती की ऐतिहासिक कहानी भी जुड़ी हुई है। प्रश्न 34। अलाउद्दीन के शासनकाल में भू राजस्व यानी खराज की दर कितनी थी? उत्तर है कुल उपज का 50% यानी आधा भाग। ये पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक लगान दरों में से एक थी। प्रश्न 35। खुम्स यानी युद्ध में लूटे गए धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 से बढ़ाकर 3/4 किसने किया? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। इससे सैनिकों का हिस्सा कम हो गया। प्रश्न 36। बाजार के अधीक्षक के रूप में किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी?
उत्तर है शहनाई मंडी। ये अधिकारी बाजार की सभी गतिविधियों और कीमतों पर कड़ी नजर रखता था। प्रश्न 37। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने और कहाँ की थी? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर, जो इलाहाबाद के पास है, वहां छल से अपने चाचा की हत्या की थी। प्रश्न 38। किस खिलजी शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? उत्तर है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ये एक विचित्र शासक था जिसने खलीफा की सत्ता को नहीं माना। प्रश्न 39। दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम समय, मात्र 30 वर्ष तक शासन किया? उत्तर है खिलजी वंश, 1290 से 1320 ईस्वी तक। प्रश्न 40। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर है खुसरो खां। इसकी हत्या गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक ने की और तुगलक वंश की नींव रखी। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, खिलजी वंश अपने सैन्य और आर्थिक सुधारों के लिए हमेशा याद रखा जाता है। खिलजी वंश के बाद अब हम प्रवेश कर रहे हैं पार्ट 3 में। ये है तुगलक वंश, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला वंश था। इसमें हम प्रश्न 41 से 60 तक चर्चा करेंगे। प्रश्न 41। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक भी कहते थे। इसने 1320 ईस्वी में शासन संभाला। प्रश्न 42। किस सुल्तान ने तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना की थी? उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक। ये दिल्ली का तीसरा शहर था और यहां उसने एक मजबूत किले का निर्माण करवाया था। प्रश्न 43। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक। कृषि सुधारों के लिए उसने बड़े पैमाने पर कुओं और नहरों का निर्माण शुरू करवाया। प्रश्न 44। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका असली नाम जूना खां था। वो 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। प्रश्न 45। किस सुल्तान को स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया है? उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। अपनी विरोधाभासी नीतियों और असफल योजनाओं के कारण इतिहासकारों ने उसे इन विशेषणों से नवाजा। प्रश्न 46। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की थी? उत्तर है देवगिरी, जिसका नाम उसने दौलताबाद रखा। 1327 ईस्वी में दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण के लिए उसने ये कदम उठाया था, जो बुरी तरह असफल रहा। प्रश्न 47। प्रसिद्ध मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक के समय, 1333 ईस्वी में। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। प्रश्न 48। इब्न बतूता द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? उत्तर है रिहला। ये पुस्तक 14वीं शताब्दी के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को समझने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न 49। दिल्ली के किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रचलन किया था? उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। उसने चांदी के टंके की जगह तांबे और पीतल के सिक्के चलवाए, जो एक भारी असफलता साबित हुई क्योंकि लोगों ने घर में ही सिक्के छापने शुरू कर दिए थे। प्रश्न 50। कृषि के विकास के लिए दीवाने कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। किसानों को ऋण देने और कृषि योग्य भूमि के विस्तार के लिए उसने ये विशेष विभाग बनाया, बिल्कुल आज के एग्रीकल्चरल बैंक्स की तरह। प्रश्न 51। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? उत्तर है फिरोज शाह तुगलक, 1351 से 1388 ईस्वी तक। वो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। प्रश्न 52। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। इससे पहले ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा जाता था। प्रश्न 53। फिरोज शाह तुगलक ने जूना खां की याद में किस शहर की स्थापना की थी? उत्तर है जौनपुर। इसके अलावा उसने हिसार, फिरोजाबाद और फतेहाबाद जैसे शहरों की भी स्थापना की थी। प्रश्न 54। अनाथ मुस्लिम महिलाओं और विधवाओं की सहायता के लिए कौन सा विभाग बनाया गया था?
उत्तर है दीवान खैरात। ये एक परोपकारी विभाग था जो गरीबों की आर्थिक मदद करता था। प्रश्न 55। दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना किसने की थी? उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उसके शासनकाल में दासों की संख्या सर्वाधिक थी, लगभग 1,80,000। प्रश्न 56। अशोक के स्तंभों को टोपरा और मेरठ से लाकर दिल्ली में किसने स्थापित करवाया? उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। वो इन प्राचीन स्तंभों की भव्यता से बहुत प्रभावित था। प्रश्न 57। सल्तनत काल में सबसे अधिक नहरों का जाल बिछाने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। उसने सतलज, यमुना और घग्गर जैसी नदियों से नहरें निकलवाईं। प्रश्न 58। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर है नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। इसके शासनकाल में सल्तनत का विस्तार काफी सिकुड़कर सीमित हो गया था। प्रश्न 59। तैमूर लंग में 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? उत्तर है नसीरुद्दीन महमूद शाह। इस भयानक आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य की कमर पूरी तरह तोड़ दी थी। अंतिम प्रश्न 60। तुगलक वंश के पतन के बाद दिल्ली पर किस नए वंश की स्थापना हुई? उत्तर है सैयद वंश। खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में इस वंश की नींव रखी। यहाँ आप तुगलक वंश का महत्वपूर्ण सारांश देख सकते हैं। संस्थापक गयासुद्दीन, सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय और लोक कल्याण का कार्य फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ। साथियों, हमारे क्लास का चौथा भाग सैयद वंश है। सैयद वंश का शासनकाल 1414 ईस्वी से शुरू होकर 1451 ईस्वी तक चला था। तुगलक वंश के पतन के बाद जब दिल्ली सल्तनत काफी कमजोर हो गई थी, तब इस नए राजवंश का उदय हुआ था। प्रश्न 61। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है खिज्र खां। खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में इस वंश की नींव रखी थी और ये दिल्ली सल्तनत का पहला सैयद शासक था। प्रश्न 62। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में सैयद वंश का कुल समय क्या था? इसका उत्तर है 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। विद्यार्थियों, आपको याद रखना है कि ये दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था। प्रश्न 63। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर कौन सी उपाधि धारण की थी? इसका उत्तर है रैयत-ए आला। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खिज्र खां ने कभी भी खुद को एक स्वतंत्र राजा या सुल्तान नहीं माना, बल्कि वह एक प्रतिनिधि की तरह काम करता था। प्रश्न 64। खिज्र खां किसका सेनापति था जिसने उसे मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया था? इसका उत्तर है तैमूर लंग का। जब 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर भयानक आक्रमण किया था, तब खिज्र खां ने उसकी बहुत मदद की थी। प्रश्न 65। सैयद वंश के शासक स्वयं को किसका वंशज मानते थे? इसका सही उत्तर है पैगंबर मोहम्मद का। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानने के कारण ही इस राजवंश को सैयद वंश कहा जाता है। प्रश्न 66। खिज्र खां की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? उत्तर है मुबारक शाह। मुबारक शाह खिज्र खां का पुत्र था और ध्यान दीजिए, उसने अपने पिता से अलग हटकर सुल्तान की उपाधि धारण की थी। प्रश्न 67। तारीख-ए-मुबारक शाही पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका उत्तर है याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। दोस्तों, अगर हमें आज सैयद वंश का इतिहास जानना है तो यही एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण किताब है। प्रश्न 68। मुबारक शाह ने यमुना नदी के किनारे किस शहर की स्थापना की थी? इसका उत्तर है मुबारकाबाद की। ये शहर 1434 ईस्वी में बसाया गया था। प्रश्न 69। सैयद वंश का वो कौन सा शासक था जिसने शाह की उपाधि धारण की थी? उत्तर है मुबारक शाह। उसने अपने नाम के खुतबे भी पढ़वाए थे, जिसका मतलब है कि उसने खुद को पूरी तरह से एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। प्रश्न 70। खिज्र खां अपने सिक्कों पर किसका नाम खुदवाता था? इसका उत्तर है तैमूर लंग और उसके पुत्र शाहरुख का। जैसा मैंने पहले बताया, खिज्र खां खुद को तैमूर का ही सेवक मानता था। प्रश्न 71।
मुबारक शाह के बाद सैयद वंश का अगला शासक कौन बना? इसका उत्तर है मोहम्मद शाह। ये मुबारक शाह का भतीजा था और इसका शासनकाल बहुत ही उथल-पुथल भरा रहा। प्रश्न 72। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को कौन सी उपाधि दी थी? उत्तर है खाने जहां। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहकर पुकारा था और दोस्तों, यहीं से भारत में लोदी वंश के उदय की नींव पड़ने लगी थी। प्रश्न 73। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर है अलाउद्दीन आलम शाह। ये एक बहुत ही अयोग्य और कमजोर शासक साबित हुआ था। प्रश्न 74। किस शासक ने स्वेच्छा से दिल्ली का सिंहासन छोड़कर बदायूं में शरण ली थी? उत्तर है अलाउद्दीन आलम शाह ने। साथियों, इतिहास में ये एक अजीब घटना थी जब एक राजा ने खुद ही 1448 ईस्वी में अपनी गद्दी छोड़ दी और बदायूं जाकर आराम की जिंदगी जीने लगा। प्रश्न 75। सैयद वंश के पतन के बाद दिल्ली पर किस नए वंश की स्थापना हुई? उत्तर है लोदी वंश की, जिसे बहलोल लोदी ने स्थापित किया। विद्यार्थियों, ये दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश था। प्रश्न 76। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? उत्तर है 1398 ईस्वी में। इसी आक्रमण ने दिल्ली को बुरी तरह लूटा और तुगलक वंश को कमजोर कर दिया था। प्रश्न 77। सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वर्षों तक शासन किया? उत्तर है लगभग 37 वर्ष, यानी 1414 से 1451 ईस्वी तक। प्रश्न 78। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शिया वंश कौन सा माना जाता है? इसका सही उत्तर है सैयद वंश। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के बाकी सभी राजवंश सुन्नी मुस्लिम विचारधारा के थे। केवल यही एक शिया वंश था। प्रश्न 79। खिज्र खां किसे कर यानी ट्रिब्यूट भेजा करता था? उत्तर है तैमूर के पुत्र शाहरुख को। प्रश्न 80। वो शासक जिसके काल में बहलोल का प्रभाव बढ़ा? उत्तर है मोहम्मद शाह। विद्यार्थियों, यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, सल्तनते शाह आलम अज दिल्ली तापालम। इसका मतलब है कि अंतिम शासक आलम शाह का साम्राज्य सिर्फ दिल्ली से पालम गांव तक ही सिमट कर रह गया था। साथियों, अब हम आज की क्लास यानी लोदी वंश पर आते हैं। इस भाग में हम प्रश्न संख्या 81 से 100 तक के महत्वपूर्ण 20 वन लाइनर PYQs को विस्तार से कवर करेंगे। तैयार हो जाइए। सबसे पहले लोदी वंश की स्थापना को समझते हैं। प्रश्न 81। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर है बहलोल लोदी। इसने 1451 ईस्वी में वंश की स्थापना की और अपने नाम के बहलोली सिक्के भी चलवाए थे। प्रश्न 82। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन सा था? इसका उत्तर है लोदी वंश। इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो गई थी। प्रश्न 83। आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका सही उत्तर है सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। इसे व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था। प्रश्न 84। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? उत्तर है सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में। इस तरह वो आगरा का प्रथम सुल्तान बन गया था। प्रश्न 85। भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने शुरू किया था? उत्तर है सिकंदर लोदी। दोस्तों, ये भूमि नापने का 30 इंच का एक पैमाना था जो आगे चलकर मुगल काल तक इस्तेमाल होता रहा। प्रश्न 86। सिकंदर लोदी किस उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था? इसका उत्तर है गुलरूखी। ये शासक एक विद्वान और कवि हृदय इंसान भी था। प्रश्न 87। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर है इब्राहिम लोदी। यह जनता और अपने ही दरबारियों के बीच सबसे अलोकप्रिय शासक साबित हुआ। प्रश्न 88। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी किनके बीच लड़ा गया था? इसका उत्तर है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। साथियों, इसी प्रसिद्ध युद्ध में भारत में पहली बार तोपखाने का प्रयोग हुआ था। प्रश्न 89। भारत पर आक्रमण करने के लिए
बाबर को निमंत्रण किसने भेजा था? उत्तर है पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और इब्राहिम के चाचा आलम खान ने। इब्राहिम से परेशान होकर इन लोगों ने ये कदम उठाया था। प्रश्न 90। दिल्ली सल्तनत का वो एकमात्र सुल्तान कौन था जो युद्ध भूमि में मारा गया? उत्तर है इब्राहिम लोदी। इसकी मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का हमेशा के लिए अंत हो गया। स्लाइड 18। प्रश्न 91। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुआ था? उत्तर है मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की बहुत करारी हार हुई थी। प्रश्न 92। बहलोल लोदी के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? उत्तर है सिकंदर लोदी। इसका मूल नाम निजाम खान था और ये 1489 ईस्वी में सुल्तान बना था। प्रश्न 93। दिल्ली की प्रसिद्ध मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? उत्तर है सिकंदर लोदी के काल में। इसके वजीर मियां भुआ ने दाल यानी मोठ के दानों से हुई आय से इसे बनवाया था। प्रश्न 94। लोदी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर कितने वर्षों तक शासन किया? उत्तर है 75 वर्ष, 1451 से 1526 ईस्वी तक। याद रखिएगा, ये सबसे छोटा राजवंश नहीं था। खिलजी वंश का शासनकाल सबसे छोटा था। प्रश्न 95। लोदी शासक मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? उत्तर है अफगान, पश्तून। जैसा हमने पहले भी कहा, ये भारत का पहला अफगान राजवंश था। प्रश्न 96। लोदी वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? उत्तर है सिकंदर लोदी को। इसने राज्य की न्याय व्यवस्था और कृषि प्रणाली में बहुत शानदार सुधार किए थे। प्रश्न 97। भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? उत्तर है बहलोल लोदी को, जिसने सैयद वंश को हटाकर सत्ता पाई थी। प्रश्न 98। इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? उत्तर है बाबर ने। 1526 के पानीपत युद्ध ने इतिहास की धारा ही बदल दी थी। प्रश्न 99। किस शासक ने अनाज पर से चुंगी टैक्स समाप्त कर दी थी? उत्तर है सिकंदर लोदी ने। ऐसा उसने जनता की भलाई और खाद्यान्न को सस्ता करने के लिए किया था। प्रश्न 100। बहलोल लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है दिल्ली में लोदी गार्डन के पास। ये इमारत भारत में अष्टकोणीय वास्तुकला शैली का एक बेहतरीन प्रारंभिक उदाहरण है। अब हम भाग 6 यानी दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण PYQs को कवर करेंगे। प्रश्न 101। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किस सुल्तान ने की थी? इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। साथियों, इक्ता प्रणाली को आप आज के सरकारी वेतन से जोड़कर देख सकते हैं। बस फर्क इतना था कि सुल्तान अपने अधिकारियों को नगद वेतन देने के बजाय भूमि का एक हिस्सा देता था, जिसे इक्ता कहा जाता था। अधिकारी इसी जमीन से राजस्व यानी टैक्स वसूल कर अपना खर्च चलाते थे। प्रश्न 102। सैन्य विभाग के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर है आरिज़े मुमालिक। जैसे आज हमारे पास रक्षा मंत्री या सेना प्रमुख होते हैं, वैसे ही आरिज़े मुमालिक सेना की भर्ती, ट्रेनिंग और रसद की देखरेख करते थे। प्रश्न 103। सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? उत्तर है बलबन। बलबन बहुत सख्त शासक था और उसने विद्रोहों को कुचलने तथा सेना को बेहद मजबूत करने के लिए ये अलग रक्षा विभाग बनाया था। प्रश्न 104। दिल्ली सल्तनत में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? इसका जवाब है वजीर। वजीर का पद बहुत ताकतवर होता था। वो दीवाने विजारत यानी वित्त विभाग का प्रमुख होता था और राज्य के सामान्य प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार था। प्रश्न 105। दीवाने अमीर कोही विभाग, जो कृषि से संबंधित था, की स्थापना किसने की थी? जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, इसे आप आज के किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना की तरह समझें। इसका उद्देश्य किसानों को सोंधर नामक कृषि ऋण प्रदान करना और खेती की जमीन का विस्तार करना था।
प्रश्न 106। दीवाने खैरात यानी दान विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। ये विभाग गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी और अनाथों की मदद के लिए बनाया गया था, बिल्कुल आज के समाज कल्याण विभाग की तरह। प्रश्न 107। सल्तनत काल में चालीसा दल, जिसे तुर्क के चहलगानी भी कहते थे, को किसने समाप्त किया था? सही उत्तर है बलबन। इल्तुतमिश ने 40 वफादार तुर्क अमीरों का यह ग्रुप बनाया था, लेकिन बाद में ये सुल्तान की शक्ति को ही चुनौती देने लगे थे, इसलिए बलबन ने इसे जड़ से खत्म कर दिया। प्रश्न 108। घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की शुरुआत किसने की थी? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। यह सेना में भ्रष्टाचार रोकने का एक बेहतरीन तरीका था। इसे आप आज के दौर के बायोमेट्रिक अटेंडेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन का प्राचीन रूप मान सकते हैं। प्रश्न 109। दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान विभाग किसने बनाया था? उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिरोज शाह के समय दासों की संख्या सबसे ज्यादा थी, लगभग 1,80,000। प्रश्न 110। सल्तनत काल में धार्मिक मामलों और दान विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? जवाब है सद्र उस सुदूर। यह अधिकारी अक्सर मुख्य काजी या राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी काम करता था। प्रश्न 111। गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? इसे जजिया कहा जाता था। ध्यान रखने वाली सबसे अहम बात यह है कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। प्रश्न 112। युद्ध में लूटे गए धन के हिस्से को क्या कहा जाता था? इसे खुम्स कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें सुल्तान का हिस्सा बढ़ाकर 80% यानी 4/5 कर दिया था। प्रश्न 113। सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करने वाले विभाग का प्रमुख कौन था? उसे वकीले दर कहा जाता था। वो शाही महल के संपूर्ण प्रशासन और सुल्तान की हर व्यक्तिगत जरूरत के लिए जिम्मेदार था। प्रश्न 114। राजकीय पत्राचार विभाग को क्या कहा जाता था? उत्तर है दीवाने इंशा। राज्य के सभी शाही फरमान जारी करना और उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रखना इसी विभाग का काम था। प्रश्न 115। भू राजस्व की वसूली करने वाले ग्रामीण अधिकारी को क्या कहा जाता था? उन्हें चौधरी या मुकद्दम कहा जाता था। मुकद्दम गांव का मुखिया होता था जो टैक्स वसूली में सरकारी अधिकारियों की मदद करता था। प्रश्न 116। चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्के किसने चलाए थे? ये शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने शुरू किए थे। चांदी का टका 175 ग्रेन का होता था, जो उस समय की अर्थव्यवस्था का आधार बना। प्रश्न 117। गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? इसे बरीदे मुमालिक कहा जाता था। इन गुप्तचरों यानी बरीदों का काम राज्य की हर छोटी बड़ी खबर सीधे सुल्तान तक पहुंचाना था, ठीक आज की इंटेलिजेंस एजेंसियों जैसे आईबी या रॉ की तरह। प्रश्न 118। अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार नियंत्रण विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? उसे शहनाए मंडी कहा जाता था। इसका काम बाजार में अनाज की कीमतों को नियंत्रित करना और काला बाजारी करने वालों को कड़ी सजा देना था। प्रश्न 119। सल्तनत काल में मुस्लिम प्रजा से लिया जाने वाला स्वैच्छिक धार्मिक कर क्या था? इसे ज़कात कहा जाता था। ये केवल संपन्न मुसलमानों से उनकी आय का 2.5% लिया जाता था। प्रश्न 120। वो सुल्तान जिसने सिंचाई कर यानी हर्बे शर्ब लगाया था? इसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। उसने कृषि के लिए कई विशाल नहरें बनवाई थीं, इसलिए कुल उपज का 10वां हिस्सा सिंचाई कर के रूप में लिया जाता था। पाठ 7। दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला मतलब आर्किटेक्चर की बात करेंगे। यहाँ भी हम अपनी वन लाइनर अप्रोच के साथ प्रश्न 121 से 140 तक महत्वपूर्ण तथ्य कवर करेंगे।
यहाँ वास्तुकला की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली दी गई है। पुरानी इमारतें समझने से पहले इन्हें जानना जरूरी है, जैसे गुंबद यानी इमारत के ऊपर की अर्धवृत्ताकार छत, मेहराब यानी द्वार की वक्राकार या घुमावदार बनावट, मीनार जो एक ऊंचा सीधा स्तंभ होता है, और डबल गुंबद जिसमें एक के ऊपर एक दो गुंबद होते हैं, जिससे इमारत को अंदर से ठंडक और बाहर से ऊंचाई मिलती है। प्रश्न 121। भारत में निर्मित पहली तुर्की मस्जिद कौन सी थी? उत्तर है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो दिल्ली में स्थित है। प्रश्न 122। इस कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब है गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न 123। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद राजस्थान के किस शहर में स्थित है? उत्तर है अजमेर। प्रश्न 124। प्रसिद्ध कुतुब मीनार की नींव किस सुल्तान ने रखी थी? इसका जवाब भी कुतुबुद्दीन ऐबक है। याद रखिएगा विद्यार्थियों, ये मीनार सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाई गई थी, न कि सुल्तान के अपने नाम पर। प्रश्न 125। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया था? उत्तर है इल्तुतमिश। नींव ऐबक ने रखी, पर काम इल्तुतमिश ने पूरा किया। प्रश्न 126। भारत में शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा किसका है? ये है बलबन का मकबरा। ये इसलिए बेहद खास है क्योंकि भारतीय इतिहास में इसमें पहली बार वास्तविक मेहराब यानी ट्रू आर्च का प्रयोग देखा गया था। प्रश्न 127। अलाई दरवाजा, जिसे इस्लामी वास्तुकला का अमूल्य रत्न माना जाता है, किसने बनवाया? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 128। दिल्ली का प्रसिद्ध सीरी का किला और हजार सुतून महल का निर्माणकर्ता कौन था? इसका सही जवाब भी अलाउद्दीन खिलजी ही है। उसने मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए सीरी फोर्ट बनवाया था। प्रश्न 129। तुगलकाबाद शहर और वहां के मजबूत किले का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न 130। सुल्तान के मकबरे में पहली बार ढलवां दीवारें यानी स्लोपिंग वॉल्स का प्रयोग किया गया था। इसका उत्तर भी गयासुद्दीन तुगलक है। इन ढलवा दीवारों को सलामी भी कहा जाता था, जो तुगलक वास्तुकला की मुख्य पहचान है। प्रश्न 131। हौजे खास का निर्माण दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने करवाया था? जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 132। बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हुई कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण किसने करवाया? उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न 133। दिल्ली का प्रसिद्ध कोटला फिरोज शाह दुर्ग किसके द्वारा बनवाया गया था? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। प्रश्न 134। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के किस वजीर ने करवाया था? इसका उत्तर है मियां भुइयां। प्रश्न 135। दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासनकाल को मकबरों का युग कहा जाता है? सही जवाब है लोदी वंश, क्योंकि इनके समय में भव्य महलों से ज्यादा शानदार और बड़े मकबरों का ही निर्माण हुआ। प्रश्न 136। भारत में दोहरे गुंबद यानी डबल डोम का प्रथम प्रयोग किसके मकबरे में देखा जाता है? उत्तर है सिकंदर लोदी का मकबरा। प्रश्न 137। इल्तुतमिश द्वारा अपने पुत्र की याद में बनवाया गया सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है दिल्ली। इसे भारत का पहला इस्लामी मकबरा भी माना जाता है। प्रश्न 138। अधूरा विजय स्तंभ, जिसे अलाई मीनार कहा जाता है, कौन बनवा रहा था? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। ये महत्वाकांक्षी शासक कुतुब मीनार से भी दोगुनी ऊंची मीनार बनाना चाहता था, पर उसकी मृत्यु के कारण ये कभी पूरी नहीं हो सकी। प्रश्न 139। इंडो इस्लामिक शैली किन दो शैलियों का मिश्रण है? ये भारतीय और फारसी शैली का एक बेहद खूबसूरत मिश्रण है। प्रश्न 140। लोदी गार्डन में स्थित मकबरे किस ज्यामितीय आकार में बने हुए हैं? उत्तर है अष्टकोणीय
यानी ऑक्टागोनल आकार में। अब यहाँ पर एक ही नजर में आप महत्वपूर्ण इमारतों को रिवाइज कर सकते हैं, जैसे कुव्वतुल इस्लाम ऐबक ने बनवाई, जो भारत की प्रथम मस्जिद है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, जिसमें घोड़े के नाल जैसा मेहराब है। तुगलकाबाद किला गयासुद्दीन ने बनवाया, जिसकी ढलवां दीवारें मशहूर हैं। और मोठ की मस्जिद मियां भुइयां द्वारा बनी, जो लोदी शैली का उत्कृष्ट नमूना है। ये स्लाइड आपके रिवीजन के लिए रामबाण है। गुलाम वंश से कुतुब मीनार जैसी ऊंची इमारतों की शुरुआत हुई। खिलजी वंश ने वास्तुकला में वैज्ञानिक शैली, जैसे अलाई दरवाजे में सटीक आर्च का आगमन किया। तुगलक वंश अपनी ढलवां दीवारों और सादगी भरी मजबूती के लिए जाना जाता है। वहीं लोदी वंश की पहचान उनके अष्टकोणीय मकबरों और दोहरे गुंबद से होती है। दोस्तों, यहां आकर दिल्ली सल्तनत का पतन होता है और भारत के इतिहास में एक नए और शानदार युग का उदय होता है, जो था मुगल साम्राज्य। आने वाले लेक्चर्स में हम सूफी और भक्ति आंदोलन, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य को समझने के बाद मुगल काल के रोमांचक सफर पर चलेंगे। इतिहास की ऐसे ही शानदार तैयारी के लिए विजडम विद बलराम चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज के सत्र में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में सूफी आंदोलन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बाबा दुबे, हर हर महादेव।